गुड आफ्टरनून एवरीवन। वेलकम टू फिलो। आई एम अफान हाशमी, योर साइंस टीचर। और आज हम अपनी क्लास 10 साइंस का चैप्टर विद्युत यानी इलेक्ट्रिसिटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। आज के लेक्चर में हम इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव टाइप और वेरी शॉर्ट आंसर्स को डिस्कस करेंगे। हमने इस चैप्टर में कुल 28 क्वेश्चंस का कलेक्शन बनाया है और ये जो कलेक्शन है पिछले कई साल के पेपर का एनालिसिस करके बनाया गया है। तो इसीलिए ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के नजरिए से बहुत जरूरी हैं और आपको इनकी खूब अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि इनमें से कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में रिपीट हो जाए, है ना। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं 13 ऑब्जेक्टिव टाइप यानी एमसीक्यूज और 7 वेरी शॉर्ट आंसर। जो बचेंगे क्वेश्चंस वो हम इस चैप्टर के जो क्वेश्चंस बचेंगे वो हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर के एमसीक्यूज के साथ। देखते हैं सबसे पहला सवाल क्या है। सबसे पहला सवाल है, ओम के नियम की पुष्टि के लिए जब हम एक विद्युत परिपथ आरेख तैयार करते हैं जिसमें विभिन्न परिपथ घटकों की व्यवस्था दिखाई जाती है, तो हम पाते हैं कि प्रतिरोधक के संदर्भ में, और फिर हमको ऑप्शन दिए गए हैं, 4 पूछा है। एमीटर समानांतर में और वोल्टमीटर श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। दूसरा ऑप्शन है एमीटर श्रेणी क्रम में और वोल्टमीटर समानांतर में जोड़ा जाता है। तीसरा ऑप्शन है एमीटर और वोल्टमीटर दोनों श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं। और ऑप्शन नंबर डी हमारा है एमीटर और वोल्टमीटर दोनों समानांतर में जोड़े जाते हैं। तो बच्चों ये श्रेणी क्रम तो हो गया हमारा सीरीज में, और समानांतर जो हो गया वो हो गया हमारा पैरेलल में। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, कि एमीटर को तो जोड़ेंगे हम श्रेणी क्रम में यानी सीरीज में, और वोल्ट मीटर जोड़ा जाएगा समानांतर यानी पैरेलल में। होता क्या है बच्चों, एमीटर को सीरीज में हम इसलिए कनेक्ट करते हैं जिससे वो सर्किट में बहते हुए करंट को मेजर कर सके, है ना। और जो हमारा वोल्ट मीटर होता है उसको पैरेलल में इसलिए कनेक्ट किया जाता है जिससे वो रेजिस्टर के अक्रॉस हमारा जो पोटेंशियल होता है उसको मेजर कर सके। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारा है, एक पूर्ण परिपथ को कुछ मिनटों के लिए चालू छोड़ दिया जाता है जिससे जोड़ने वाला कॉपर तार गर्म हो जाता है। जैसे जैसे तार का तापमान बढ़ता है तार का विद्युत प्रतिरोध, ऑप्शन है, घटता है, समान रहता है, बढ़ता है, या पहले कुछ समय के लिए बढ़ता है और फिर घटता है। तो बच्चों इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा बढ़ता है। ठीक है, जब एक सर्किट के अंदर हम कुछ मिनट के लिए उसको चालू छोड़ देते हैं तो जिससे होता ये है कि जो जुड़ने वाला जो कॉपर तार है वो गर्म हो जाता है, और जैसे जैसे तार का तापमान बढ़ेगा तो वैसे ही ना हमारा जो तार के अंदर जो विद्युत प्रतिरोध है वो भी हमारा जो है वो बढ़ता है। होता क्या है बच्चों, जब टेम्परेचर बढ़ता है ना तो वायर के अंदर जो एटम्स होते हैं उनकी वाइब्रेशन बढ़ जाती है और उससे इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट बढ़ जाता है। तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट में जब बढ़ता है तो उसमें कोलिजन ज्यादा होते हैं, इसलिए जो कॉपर वायर है उसकी रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ साथ बढ़ जाती है। तो हमारा जो सही उत्तर है वो है बढ़ता है। चलिए अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। प्रश्न नंबर 3 है, एक प्रतिरोधी परिपथ में यदि धारा को 2 गुना कर दिया जाए तो परिपथ में उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा। ये पूछा है बच्चों कि एक सर्किट के अंदर अगर हम करंट जो उसके अंदर बह रहा है उसको 2 टाइम्स कर देंगे करंट को, तो उसमें जो हीट इवॉल्व होगी सर्किट के अंदर उसकी परसेंटेज के ऊपर क्या चेंज पड़ेगा। ठीक है, तो बच्चों जूल्स लॉ के हिसाब से हम ये बात जानते हैं कि हीट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, आई स्क्वायर के। ठीक है, अब हम ये कह रहे हैं कि हम जो है इसको 2 टाइम्स इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, इस तरीके से तो हीट जो है वो किसके बराबर हो जाएगी, वो बराबर हो जाएगी 4i² के। तो यानी मेरी हीट जो थी पहले इनिशियली वो तो थी h, और अब मेरी हीट कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 4h, है ना। तो इन्होंने पूछा है कि उसका परिवर्तन क्या होगा। तो बच्चों इनिशियल हीट तो मेरी h थी और अब मेरी हीट जो है वो हो गई 4h, है ना। तो उसको जब हम माइनस करेंगे तो हमारा जो ये आएगा ये हो जाएगा 3h। इतना हमारी हीट में चेंज आया। अब हम इसका परसेंटेज निकालना है तो हम क्या करेंगे, इसको 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा 300%। ठीक है, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। प्रश्न नंबर 4 है, प्रतिरोधक के प्रतिरोध को उसके प्रारंभिक मान का आधा कर दिया जाता है। यदि परिपथ के अन्य मान अपरिवर्तित रहते हैं तो प्रतिरोधक में उत्पन्न ऊष्मीय प्रभाव क्या होगा। ठीक है, ऑप्शंस हमारे हैं 2 गुना बढ़ जाएगा, आधा हो जाएगा, चौथाई हो जाएगा, या फिर 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, हम बात कर रहे हैं किसकी, एक रेजिस्टर की रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं। उसके जो प्रारंभिक मान का आधा कर दिया जाता है, यानी जो रेजिस्टेंस है उसको आधा कर दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पर जो फॉर्मूला यूज होता है वो होगा ये H = V² / R। अब हम जब इसको आधा कर देंगे
ठीक है, ये हो जाएगा वी स्क्वायर आर बाय 2, है ना, ये हो जाएगा ना। और जब हम इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2v² बाय आर, है ना। तो हीट कितनी हो गई, हीट का इंक्रीमेंट कितना आया हीट में, 2 टाइम्स इंक्रीमेंट आ गया ना, क्योंकि हीट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है यहाँ पर, v² के ना, ये 2 टाइम्स बढ़ेगा तो ये भी 2 टाइम्स इंक्रीज होगी। तो इसका जो सही उत्तर होगा फोर्थ वाले का, वो होगा 2 गुना बढ़ जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है, वे अभिव्यक्तियां जो क्रमशः आई क्यू और क्यू आई और टी और क्यू वी और डब्ल्यू को जोड़ती हैं वे निम्नलिखित हैं। यहाँ प्रतीक अपने सामान्य अर्थ रखते हैं। ठीक है, हमको ना फॉर्मूलाज बताने हैं बेसिक जो है, और हमको ये बताया गया है कि यहाँ पर जो क्यू आई और टी है वो अपने सामान्य अर्थ रखते हैं, यानी क्यू जो है वो चार्ज के लिए है, आई करंट के लिए है, टी टाइम के लिए है, ठीक है, डब्ल्यू वर्क डन के लिए है। ठीक है, अब यहाँ पर जो सही फॉर्मूलाज है वो तो वो हो गए हमारे, एक तो फॉर्मूला हमारा, ठीक है, क्यू इज इक्वल टू आई मल्टीप्लाइड बाई टी, ये चार्ज का फॉर्मूला हो गया, क्यू इज इक्वल टू आई टी, है ना। और दूसरा जो फॉर्मूला होता है हमारा वर्क डन का, वो है डब्ल्यू इज इक्वल टू वी इंटू क्यू। तो हमारा जो सही उत्तर है वो होगा विकल्प नंबर सी। अब हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, प्रश्न नंबर 6। एल लंबाई वाले तार को धीरे धीरे खींचा जाता है जिससे उसकी लंबाई 3L हो जाती है। यदि इसका मूल प्रतिरोध R है तो इसका नया प्रतिरोध क्या होगा। उन्होंने क्या बोला है कि एक तार था जिसकी लंबाई L थी, ठीक है, उसको खींचा गया तो उसकी जो लंबाई है वो 3L हो गई। तो बच्चों यहाँ एक ध्यान रखने वाली बात यह है कि वॉल्यूम तो कांस्टेंट रहेगी यहाँ पर, ठीक है, लेकिन एरिया जो है वो बाय 3 हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए अब हम देखते हैं इसके अंदर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो सबसे पहले मेरे पास फॉर्मूला है R इज इक्वल टू रॉ एल अपॉन ए, ठीक है, एल कितनी कर दी मैंने, ये कर दिया मैंने 3L, आर इज इक्वल टू रॉ 3L, और एरिया मेरा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा a/3, तो ये चला जाएगा हमारा ऊपर, तो R इज इक्वल टू रॉ 9L अपॉन ए। तो मेरी जो R है वो अब जो नई वाली जो रेजिस्टिविटी आएगी वो हो जाएगी पिछली वाली के 9 टाइम्स, तो इसका जो सही उत्तर है वो है 9R। ठीक है बच्चों, अब हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, 12 वॉट और 6 वॉट के 2 एलईडी बल्ब श्रृंखला में जोड़े हुए हैं, यानी सीरीज में जोड़े हुए हैं। यदि 12 वॉट के बल्ब से प्रवाहित धारा 0.06 एम्पियर है तो 6 वॉट के बल्ब से प्रवाहित धारा कितनी होगी। तो बच्चों जब सीरीज में कनेक्शन होता है तो उनमें जो करंट है वो बिल्कुल सेम होता है, तो जितनी धारा 0.06 एम्पियर जितनी जो धारा है जो हमारे 6 वोल्ट के बल्ब में प्रवाहित 12 वोल्ट के बल्ब में प्रवाहित है, उतनी ही धारा हमारी 6 वोल्ट के बल्ब में प्रवाहित होगी, यानी इसका जो आंसर है वो है 0.06 एम्पियर। प्रश्न नंबर 8 की तरफ चलते हैं। जब एक इलेक्ट्रिक केतली 220 वोल्ट पर संचालित होती है और 1 किलोवाट विद्युत शक्ति का उपभोग करती है तो इसके लिए उपयोग किए जाने वाले फ्यूज तार की न्यूनतम रेटिंग कितनी होगी। ठीक है बच्चों, सवाल में क्या पूछा है, एक इलेक्ट्रिक केटल है वो 220 वोल्ट पर संचालित होती है, मतलब 220 वोल्ट पर चलती है, और 1 किलोवाट विद्युत शक्ति का उपभोग करती है, 1 किलोवाट जो वो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करती है। तो इसके लिए तो इसके यूज के लिए हमें जो फ्यूज लगाना है, फ्यूज तार, उसकी जो मिनिमम रेटिंग है वो कितनी होनी चाहिए, ये हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो बच्चों इसमें जो फॉर्मूला हम यूज करेंगे अपना वो होगा हमारा, जो फॉर्मूला करंट निकालने के लिए कैलकुलेट होता है वो होता है P इज इक्वल टू VI। ठीक है, ये फॉर्मूला यूज करते हैं। पावर हमें दी हुई 1 किलोवाट, इसको मैं वॉट में वो कर लेंगे कन्वर्ट, ये हो जाएगा मेरा 1000 वॉट, है ना। तो यहां से मैं आई निकाल सकता हूँ, आई इज इक्वल टू P अपॉन V। P मेरा है 1000 और ये मेरा है 220। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 4.54 एम्पियर। तो फ्यूज जो है हमारा कम से कम भी 5 एम्पियर का होना चाहिए, क्योंकि जो करंट की रिक्वायरमेंट है उससे थोड़ा ज्यादा हमारी फ्यूज की कैपेसिटी होनी चाहिए, जिससे कि नॉर्मल लोड पर वो ज्यादा गर्म ना हो और फ्यूज उड़ने से बच जाए। ठीक है, मान लीजिए अगर हम 4 एम्पियर का ही फ्यूज वो कर लेंगे तो वहां पर जो है फ्यूज गर्म हो जाएगा बहुत ज्यादा और वो उड़ जाएगा। तो हमको मतलब ज्यादातर मतलब ये रहता है इसके अंदर कि मान लीजिए अगर 4.54 एम्पियर करंट की जरूरत पड़ रही है तो कम से कम भी 5 एम्पियर का फ्यूज आपको लगाना चाहिए। ठीक है, चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ, जो है हमारा प्रश्न नंबर 9। दो असमान प्रतिरोधों को समानांतर में जोड़ा गया है, इनमें से कौन सा अभिकथन सत्य है। मतलब दो असमान प्रतिरोध है, दो अनइक्वल रेजिस्टेंसेज हैं जिनको हमने पैरेलल में जोड़ा है, इनमें से कौन सा अभिकथन सत्य है।
दोनों में करंट समान है, उच्च प्रतिरोध में करंट अधिक है, दोनों के बीच वोल्टेज ड्रॉप समान है, कम प्रतिरोध में वोल्टेज ड्रॉप समान है। तो बच्चों जो सही उत्तर है वो होगा दोनों के बीच वोल्टेज ड्रॉप समान है। जब बच्चों जो पैरेलल रेजिस्टेंस होती है, दोनों रेजिस्टर्स के जो टर्मिनल होंगे उनको एक ही पॉइंट से जोड़ा जाता है, इसलिए उनके अंदर जो वोल्टेज ड्रॉप होगी वो बिल्कुल बराबर होगी। ठीक है, चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। दो बल्ब जिनकी रेटिंग 40 वॉट 220 वोल्ट और 60 वॉट 220 वोल्ट है, उनके संबंधित प्रतिरोधों का अनुपात होगा। मतलब हमको रेशियो बताना है। दो बल्ब है जिनकी रेटिंग 40 वॉट 220 वोल्ट है और 60 वॉट 220 वोल्ट है। ठीक है, हमें क्या बताना है, हमें उनके संबंधित प्रतिरोधों का अनुपात बताना है। तो यहां पर हम फॉर्मूला यूज कर लेंगे, R इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन टोटल पावर कंज्यूम, पी टोटल, है ना। पहले वाले के लिए भी, ये 40 वाले के लिए भी यही फॉर्मूला और 60 वॉट वाले के लिए भी यही फॉर्मूला, वी स्क्वायर अपॉन पी टोटल। ठीक है बच्चों, तो इसके लिए क्या हो जाएगा हमारा, सबसे पहले यहां आ जाएगा 220 होल स्क्वायर अपॉन पी टोटल कितना है हमारा पहले वाले के लिए, पहले वाले के लिए है 40, इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन कह देता हूं, उसके लिए भी है ना, यहाँ है 60, इसको मैं कह दूंगा इक्वेशन नंबर सेकंड। अब हम इनका रेशियो निकाल लेंगे। ठीक है, तो जब हम रेशियो निकालेंगे तो ये तो पूरा का पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा और बचेगा हमारे पास 60 अपॉन 40, है ना। 0 से 0 गया, ये हुआ 3, ये हुआ 2, तो बचा मेरे पास 3 अपॉन 2 और मेरा रेशियो कितना आएगा, रेशियो आएगा मेरा 3:2। ठीक है बच्चों, तो सही उत्तर क्या हुआ, सही उत्तर हुआ ऑप्शन नंबर डी जो है 3:2। ठीक है, फॉर्मूला लगा देंगे हम, R इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन पी टोटल, जो पावर का फॉर्मूला होता है ना बच्चों, P इज इक्वल टू वी स्क्वायर आर, वहां से R के लिए सॉल्व कर लिया। ठीक है, दोनों की निकाल दी फिर हमने रेजिस्टेंस, है ना। उसके बाद जो है उसमें रेशियो पूछा था ना हमसे, तो दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर देंगे, 220 होल स्क्वायर 220 होल स्क्वायर से पूरा पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा हमारे पास 60 अपॉन 40, वहां से हमारा रेशियो आ जाएगा। चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। चार प्रतिरोधकों में से प्रत्येक का प्रतिरोध 2 ओम है, ऐसे में सबसे अधिक प्रतिरोध बनने वाला मान होगा। ये पूछा है कि 4 जो वो रेजिस्टर्स हैं उनका सबका जो वो प्रतिरोध रेजिस्टेंस है 2 ओम है, तो ऐसे में सबसे अधिक प्रतिरोध बनने वाला मान होगा। तो मतलब सबसे अधिक प्रतिरोध बनाना है, उसमें हम क्या कर सकते हैं, तो बच्चों हम उनको सीरीज में कनेक्ट कर देंगे। जब हम उनको सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो उनकी जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल के क्या आएगी, 4 प्रतिरोध है, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। ठीक है, सबकी वैल्यू कितनी है, 2 ओम, 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2, तो आंसर मेरा क्या आ जाएगा, आंसर मेरा आ जाएगा 8 ओम, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, सीबीएसई 2020 में आया था ये सवाल, और प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर जो आया है इस साल का उसमें भी ये सवाल पूछा गया है। तो इसको सिंपल क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड, तो इसको ध्यान से देखेंगे। और चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है, किसी ओमिक चालक का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए जिसका वीआई ग्राफ नीचे दिया गया है। ठीक है, हमको क्या निकालना है, रेजिस्टेंस निकालना है। फॉर्मूला रेजिस्टेंस का क्या है, V इज इक्वल टू आई आर। ठीक है, यहाँ R के लिए सॉल्व कर लूंगा, R इज इक्वल टू V अपॉन आई, ये फॉर्मूले से रेजिस्टेंस निकाल सकता हूँ। वोल्ट कितना है, देखूं इसके अंदर अगर ग्राफ में 9 वोल्ट है, वैल्यू रखूंगा 9। ठीक है, और आई हमारा करंट कितना है इसके ऊपर, अगर यहाँ से इसको एक हम लाइन बनाए तो ये 15 के ऊपर आती है, तो ये हो गया मेरा 15। इसको सॉल्व कर लेंगे, 3 3 9, 3 5 15, तो मेरा जो R आएगा निकल के वो आएगा 3 अपॉन 5 ओम, जो कि मेरा ऑप्शन नंबर बी है। तो ये हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर 12 एमसीक्यूज थे इसके अंदर, हमने सिंपल फॉर्मूला बेस्ड एमसीक्यूज थे और कुछ थियोरेटिकल बेस्ड थ्योरी वाले एमसीक्यूज थे जो कि हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब हम चलते हैं इस चैप्टर के वेरी शॉर्ट्स की तरफ। अच्छा, एक हमारे पास एजर्शन रीजन है, वेरी शॉर्ट पे जाने से पहले एक एजर्शन रीजन देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 13 के लिए दो अभिकथन दिए गए हैं, एक को दो अभिकथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन और दूसरे को कारण के रूप में चिन्हित किया गया है। एजर्शन रीजन का क्वेश्चन है बच्चों, दो स्टेटमेंट दिए गए हैं जिसको एक को बोलेंगे अभिकथन यानी एजर्शन, दूसरे को बोलेंगे कारण यानी रीजन। ठीक है, 4 कोड्स दिए गए हैं, 4 ऑप्शन समझ लीजिए आंसर वाले, उनको कोड्स या ऑप्शन जो भी आप कहना चाहें वो बोल सकते हैं। वो विकल्प जो ऑप्शन हमारे हैं या विकल्प जो हमारे दिए गए हैं उनमें क्या है, पहला जो विकल्प हमारा है वो कहता है कि जो अभिकथन है वो बिल्कुल सत्य है और कारण आर जो है वो अभिकथन की बिल्कुल सही एक्सप्लेनेशन है, बिल्कुल सही व्याख्या है। ठीक है, दूसरा हमारा जो स्टेटमेंट है वो कहता है कि अभिकथन और कारण दोनों सत्य तो है, लेकिन कारण जो है वो अभिकथन की सही एक्सप्लेनेशन नहीं है।
तीसरा हमारा स्टेटमेंट कहता है अभिकथन सत्य है, कारण असत्य है। और चौथा इसका अपोजिट, वो कहता है कि अभिकथन असत्य यानी ट्रू नहीं है, और जो हमारा कारण है वो सच है, वो ट्रू है। ठीक है, अब हम दो स्टेटमेंट देख लेते हैं। स्टेटमेंट है, अभिकथन है, किसी चालक में इलेक्ट्रॉन निम्न विभव से उच्च विभव की ओर गति करते हैं। बिल्कुल सही बात है। कारण है, एक शुष्क सेल यानी ड्राई सेल, एक शुष्क सेल चालक के सिरों पर विद्युत विभवांतर बनाए रखता है। बिल्कुल, दोनों बातें ठीक है। और ये जो कारण है ये पहले वाले का एक्सप्लेनेशन भी है, तो हम यहाँ पर चूज करेंगे ऑप्शन नंबर ए, ये वाला। ठीक है, देख सकते हैं हम यहाँ पे भी हमने ये लिखा है, अभिकथन और कारण दोनों सत्य हैं तथा कारण अभिकथन का सही स्पष्टीकरण भी है। अब हम चलते हैं इस चैप्टर के वेरी शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, एक विद्युत दीपक का फिलामेंट 0.5 एम्पियर धारा खींचता है जो 2 घंटे तक जलता है। परिपथ के माध्यम से प्रवाहित कुल आवेश ज्ञात कीजिए। अब बच्चों में क्या क्या दिया गया है, हमको करंट दिया हुआ है, धारा I = 0.5 एम्पियर। ठीक है, टाइम दिया है 2 घंटे, जिसको मैं सेकंड्स में कन्वर्ट कर लूंगा, तो मेरा आ गया 7200 सेकंड यानी 7200 सेकंड्स। ठीक है, फिर हम फॉर्मूला लगा देंगे चार्ज का, Q = I × T। हमने ये फॉर्मूला लगाया, वैल्यूज पुट करी, वहां से हमारा चार्ज निकल के आया 3600 कूलम। ठीक है बच्चों, सिंपल क्वेश्चन था। अब देखिए, अब हमसे अगले सवाल में पूछा है, 3 प्रतिरोधक जिनकी मान 6 ओम, 4 ओम और 4 ओम है, इस प्रकार जोड़े गए हैं कि उनका कुल प्रतिरोध 8 ओम हो। इस व्यवस्था को दर्शाने वाला आरेख बनाइए और अपने उत्तर को सही ठहराने के लिए कारण दीजिए। तो बच्चों हमको पहले तो ये इस सवाल में ये बताया गया है कि 3 रेजिस्टर्स हैं जिनको जो 6 ओम, 4 ओम एंड 4 ओम के हैं रिस्पेक्टिवली, उनको हमने इस तरीके से जोड़ा है कि उनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो निकल के आ रहा है 8 ओम। तो उसका डायग्राम बना के दिखाना है और अपने जो हम डायग्राम बनाएंगे उसको जस्टिफाई करना है, उसको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो सबसे पहले एक डायग्राम बना के दिखा देंगे। दोनों 4 ओम वाले रेजिस्टर्स को हम जोड़ देंगे पैरेलल में। अब इनकी जो वो क्या बोलते हैं, 4 ओम वाले जो रेजिस्टर्स हैं, इनकी जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो कितनी निकल के आएगी, वो निकल कर आएगी हमारी 2 ओम। और उसमें सीधा सीधा हमारा सीरीज वाली ऐड हो जाएगी, 6 + 2 हमारा 8 ओम हो जाएगा। तो हम बिल्कुल इस तरीके से जोड़ेंगे। यहाँ हमने करके भी दिखाया। सबसे पहले पैरेलल में कौन कौन से हैं, 4 ओम और 4 ओम, उनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितनी आएगी, ये आ गई हमारी 2 ओम। अब श्रेणी क्रम में सीरीज में कौन सा हो गया, सीरीज में हो गया हमारा जो 2 ओम निकल के आई इनकी, और ये 6 ओम। 2 + 8, 2 + 6 कितना हुआ हमारा 8 ओम, यहाँ पर आंसर आ गया। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है, एक तार जिसका प्रतिरोध R है उसे 3 बराबर भागों में काटा जाता है। यदि इन 3 भागों को फिर समानांतर में जोड़ा जाए तो उसके तो बने संयोजन का कुल प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये बोला है एक तार है जिसका जो रेजिस्टेंस है वो R है, उसे हमने 3 बराबर पार्ट्स में काट दिया। ठीक है, अब हमें ये बताना है कि अगर उन तारों को फिर से हम पैरेलल में जोड़े, उन तीनों टुकड़ों को, तो उसका जो रेजिस्टेंस अब निकल के आएगा वो क्या होगा। चलिए देखते हैं। अब जो हमने तारों को काट दिया 3 पार्ट्स में, तो सबका जो रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा भाई, पूरे तार का R था तो इसका R/3 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 है ना, तीनों टुकड़ों का जो रेजिस्टेंस है वो R/3 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 हो जाएगा। ठीक है, अब हम उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल देंगे। फॉर्मूला वही पैरेलल वाला फॉर्मूला लगाया, 1/Rp = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। ठीक है, वैल्यूज पुट करी और हमारे पास आंसर क्या निकल के आया, नेट रेजिस्टेंस अब क्या हो जाएगा R/9। अगर हम उनको पैरेलल में जोड़ते हैं तो उनका रेजिस्टेंस निकल के आएगा हमारा R/9। ठीक है, अगला सवाल देख लेते हैं। सीबीएसई 2025 में पूछा गया सवाल है, बोला है विद्युत शक्ति को परिभाषित कीजिए। हम कब कहते हैं कि विद्युत परिपथ में खपत शक्ति 1 वॉट है। ठीक है, ये बोला है इलेक्ट्रिक पावर को डिफाइन करना है, और हम ये कब बोल सकते हैं कि एक इलेक्ट्रिक सर्किट में जो पावर है वो 1 वॉट है। चलिए देखते हैं। विद्युत शक्ति वह दर है जिस पर किसी विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा खर्च या व्यापत हो। जब किसी परिपथ में 1 वोल्ट विभवांतर पर 1 एम्पियर धारा प्रवाहित होती है तो खपत की गई शक्ति 1 वॉट कहलाती है या कही जाती है। ठीक है बच्चों, जब किसी भी परिपथ में 1 वोल्ट पर, ठीक है, 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा हो, तो तो खपत की गई जो पावर होती है, जो कंज्यूम की गई जो पावर होती है, उसको हम कहते हैं 1 वॉट। ठीक है बच्चों, चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। 3 प्रतिरोधकों को जिनका प्रत्येक प्रतिरोध 6 ओम है, इन्हें इस प्रकार जोड़ा जाए ताकि कुल प्रतिरोध 9 ओम हो। साथ ही अपने उत्तर का औचित्य भी बताइए। दूसरा बी पार्ट में बोला है, दिए गए परिपथ में 2 ओम के प्रतिरोधक में खपत शक्ति को वॉट में गणना कीजिए। ठीक है, चलिए दिए गए परिपथ में जो 2 ओम का जो प्रतिरोधक है उसमें खपत शक्ति को वॉट में गणना कीजिए। ठीक है, चलिए सबसे पहले पे ए पार्ट का आंसर देख लेते हैं।
जब दो प्रतिरोधक समानांतर में जोड़े जाते हैं कुछ इस तरीके से 6 ओम और 6 ओम, तो इनका जो हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल के आएगा वो निकल कर इस तरीके से कुछ देखिए, 1/R इज इक्वल टू 1/R1, इसको मैं R1 कह देता हूं और इसको मैं कह देता हूं R2, ठीक है, प्लस 1/R2। तो ये हमारा निकल कर आएगा R इक्विवेलेंट बराबर हो जाएगा मेरा 1/R इक्विवेलेंट बराबर हो जाएगा 1/6 प्लस 1/6 से 6 आ गए यहाँ 1+1, तो R इक्विवेलेंट मेरा आया 6/2 यानी 3 ओम। और जब इसको सीरीज वाले से ऐड करेंगे, क्योंकि सीरीज में फॉर्मूला क्या होता है आर इक्विवेलेंट का 6 प्लस R1 प्लस R2 है ना, तो ये हो जाएगा मेरा 9 ओम। क्वेश्चन में क्या पूछा था कि किस तरीके से जोड़ा जाए कि इनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल के आए वो 9 ओम हो जाए, तो बिल्कुल हम उनको इस तरीके से जोड़ेंगे कि दो 6 ओम के प्रतिरोधक जुड़ेंगे समानांतर में और तीसरा 6 ओम का प्रतिरोधक जुड़ जाएगा श्रृंखला में, तो जो समतुल्य प्रतिरोध है, जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, वो निकल के आ जाएगी 9 ओम। ठीक है, यहाँ पर हमने उसको सोल्व करके दिखा दिया है। देखिए, पहले पैरेलल में निकाल लिया, 3 ओम आ गया मेरा, जैसे मैंने आपको पीछे करके दिखाया, और फिर सीरीज में जब ऐड करेंगे तो मेरा 9 ओम आ जाएगा। फिर जो हमारा बी पार्ट है उसका देख लेते हैं क्या है। दिए गए परिपथ में 2 ओम के प्रतिरोधक में खपत शक्ति को वॉट में गणना कीजिए। चलिए देख लेते हैं। तुल्य प्रतिरोध सबसे पहले निकाल लेंगे इसके अंदर, टोटल जो इनका जो रेजिस्टेंस है सेकंड वाले डायग्राम में, ठीक है, दोनों सीरीज में है, तुल्य प्रतिरोध कितना आ जाएगा 3 ओम। ठीक है, अब यहाँ पे करंट की वैल्यू निकाल देंगे, I इज इक्वल टू V/R। R हमारा कितना आया 3 ओम, तो 6 वोल्ट अपॉन 3 यानी कि 2 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। अब यहाँ पर पावर निकालने के लिए कहा था, पावर का फॉर्मूला लगाऊंगा P इज इक्वल टू I²R। I² मेरा कितना आया 2 एम्पियर। अब ठीक है, R मैंने निकाल लिया था इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ये मेरी 2 ओम है, तो ये सीधा सीधा इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा 8 वॉट, जो कि हमसे सवाल में पूछा गया था। ठीक है, अब हमारा है प्रश्न नंबर 19, जिसमें बोला है चित्र में दिए गए विद्युत परिपथ में निम्नलिखित ज्ञात कीजिए। इस संयोजन में 2 8 ओम प्रतिरोधकों का प्रभावी प्रतिरोध, ये 2 8 ओम के आप देख रहे हैं रेजिस्टेंस लगे हुए, इसमें हमको बतानी है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, और 4 ओम प्रतिरोधक से प्रवाहित धारा, जो 4 ओम का ऊपर रजिस्टर लगा है उसके अंदर जो प्रवाहित धारा है, करंट है, वो कितना होगा ये बताना है। चलिए, तो बच्चों ये तो दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है, डायग्राम से आप देख सकते हैं। तो इनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का एक शॉर्टकट फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है। पैरेलल में जब आप 2 के लिए, ये फॉर्मूला जो है ना सिर्फ 2 के लिए एप्लीकेबल है, जो हमने यहाँ पे अप्लाई कर रखा है, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 मल्टीप्लाइड बाय R2 और R1 प्लस R2। ये एक शॉर्टकट फॉर्मूला है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए, जब हम पैरेलल रेजिस्टर्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, जब 2 रेजिस्टर्स पैरेलल में कनेक्टेड हैं और हमें उनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालनी है, तो ये एक शॉर्टकट फॉर्मूला है। लेकिन ये बात ध्यान रखिएगा, ये सिर्फ 2 रेजिस्टेंस के लिए ही अप्लाई कर सकते हैं आप। मान लीजिए क्वेश्चन आ गया कि 3 रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड है, तो वहां पर ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो सकता है। ठीक है, वहां पर आपको अपने रेगुलर फॉर्मूला जो कि है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, उसके साथ ही जाना होगा। 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है, यहाँ पर लेकिन क्योंकि 2 रेजिस्टेंस गिवन है, तो हम ये शॉर्टकट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। मैं क्लियर कर देता हूँ। ये फॉर्मूला यूज किया, वैल्यूज पुट करी, 8 इंटू 8 प्लस ये 6 हमारा आ जाएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 4 ओम। सॉरी, तो परिपथ में कुल प्रतिरोध कितना है 4 ओम, क्योंकि श्रृंखला प्रतिरोधक है ना। और अब हम टोटल जो उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा, अब भाई 4 तो इसका निकल के आ गया, तो 4 प्लस 4 कितना आ जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 8 ओम पूरा सीरीज में। अब 8 वोल्ट जो स्रोत है उसमें से धारा कितनी बहेगी ये निकाल लेते हैं। I इज इक्वल टू V/R टोटल, तो ये आ जाएगा हमारा यहाँ पर 1 एम्पियर। तो 4 एम्पियर प्रतिरोधक से प्रवाहित धारा कितनी होगी 1 एम्पियर, क्योंकि सीरीज में जो करंट की वैल्यू है वो सेम रहती है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, जो है परिपथ का अध्ययन करें और ज्ञात करें 12 ओम के प्रतिरोधक में प्रवाहित धारा। उसी तरह का सवाल है, सैंपल जो क्वेश्चन पेपर इस साल सीबीएसई ने रिलीज किया है उसमें यह सवाल पूछा गया था, तो इसीलिए हम इसको एक बार फिर से देख लेते हैं। एमीटर A1 और A2 की रीडिंग में अंतर ज्ञात, यदि रीडिंग में अंतर यदि कोई हो, 2 एमीटर लगे हुए हैं ना A1 और A2, ये पूछा है इनकी रीडिंग में कोई डिफरेंस होगा क्या, अगर कोई है तो बताओ। ठीक है, सबसे पहले क्या पूछा है 12 ओम के प्रतिरोधक में प्रवाहित धारा। सबसे पहले हम इसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेंगे सर्किट की। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस दो प्रतिरोध पैरेलल में है, ठीक है, तो उनका वही फॉर्मूला लगा दिया मैंने शॉर्टकट वाला, R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो ये वहां पर मेरा जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल कर आया वो आया 12 ओम। ठीक है, पैरेलल वालों के लिए। अब इसका टोटल वो निकाल लेंगे रेजिस्टेंस कितना है, इसके अंदर सीरीज वाला ऐड कर देंगे RP प्लस सीरीज, तो हमारी जो टोटल रेजिस्टेंस निकल के आई सर्किट की वो आई 24 ओम।
ठीक है। अब 6 वोल्ट के स्रोत धारा से हम यहाँ पर करंट का फॉर्मूला लगाएंगे, I इज इक्वल टू वी अपॉन आर। वी मेरा है 6 वोल्ट, ठीक है। टोटल रेजिस्टेंस में निकल के कितनी आई 24। तो यहाँ पर मेरा जो करंट निकल के आएगा वो आएगा 0.25 एम्पियर। तो 12 ओम का जो प्रतिरोधक है उससे जो धारा है वो 0.25 एम्पियर है। और बात करें अगर हम इनकी रीडिंग की, तो दोनों के दोनों एमीटर सेम ही रीडिंग रीड करेंगे, क्योंकि A1 को उस समानांतर खंड के बाद रखा जाता है जहां दो शाखा धाराएं पुनः संयोजित होती हैं, ठीक है। A2 समानुकुल परिपथ धारा नापता है दोनों कुल धारा 0.25 एम्पियर पढ़ते हैं। दोनों के दोनों एमीटर जो है 0.25 एम्पियर रीडिंग देंगे, ठीक है। इसलिए रीडिंग में अंतर 0 एम्पियर है, कोई अंतर नहीं है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर इस चैप्टर के एमसीक्यूज और वेरी शॉर्ट हमने कंप्लीट कर लिए हैं। सारे के सारे क्वेश्चंस जो थे हमने डिस्कस कर लिए हैं। टोटल 20 क्वेश्चन थे इस वाले लेक्चर में। हमको जो डिस्कस करने थे वो हम कर चुके हैं। जैसा कि मैं आपको बताया था लेक्चर की बिगिनिंग में भी कि क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम के नजरिए से बहुत जरूरी है और आपको इनकी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करनी है। इससे आपका रिविजन भी हो जाएगा, और अगर इनमें से कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में रिपीट हो जाता है तो उसको आप बहुत इजीली सॉल्व भी कर पाएंगे। तो खूब अच्छे तरीके से पढ़िए, इसका बढ़िया से रिवीजन करिए, और हम आपको मिलेंगे अगली क्लास में इस चैप्टर के केस बेस्ड शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।